हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू एक्वायर कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक होंगे। तो बच्चों, कल हमने जो है 9th क्लास का जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजी का। तो उसमें आपने कुछ जो है इंट्रोडक्शन के बारे में समझा मुझसे, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में फर्दर आगे पढ़ेंगे, सेल के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल की आउटर कवरिंग जिसको बोला जाता है, उसके बारे में हम आज जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। ये मैंने जैसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है छोटा सा, ठीक है। तो ये जो ये टाइनी पोर्स होते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है बेसिकली? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it is the outermost covering of the cell. It is the outermost covering of the cell. ठीक है। प्लाज्मा को आउटर मोस्ट कवरिंग बोला जाता है सेल की। जैसे हमारी आउटर कवरिंग जो है स्किन है, वैसे ही सेल की आउटर कवरिंग को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्टली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है डिस्कवर किसने किया था? शॉन ने। किसने किया था? शॉन ने किया था। कब किया था? जब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स की जो है स्टडी कर रहे थे माइक्रोस्कोपिकली, तो उन्हें जो है थिन लेयर सा कुछ दिखा सेल की बाहर से, तो उन्हें उसका नाम क्या दे दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे दिया, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अब किससे बनी हुई होती है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। और ये कवर किससे होती है? इंटरनली भी जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड से कवर होती है, और एक्सटर्नली भी जो है लिपिड से कवर होती है, जिसको हम बोलते हैं बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड्स। क्या बोलेंगे हम? बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अब जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पता करेंगे हम। फंक्शन का मतलब कि काम क्या करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, का काम क्या होता है सेल में। तो पहला फंक्शन जो है, पहला फंक्शन क्या है? ये क्या करती है? इट सेपरेट्स सेल्स इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ठीक है। पहला फंक्शन ये। दूसरा फंक्शन ये है कि इट एक्ट एज अ बैरियर। इट एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है। बैरियर को लेके कि जैसे भी आप सेल के जो सराउंडिंग है, फॉरेन मटेरियल जो है, जैसे कोई भी पैथोजन या हार्मफुल बैक्टीरिया जो है सेल को हार्म करने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी? उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो बैरियर का काम पैथोजन और सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए कौन काम करती है? यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। ये दूसरा फंक्शन था। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड फंक्शन पे। इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल membrane, or you can say selectively
परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये थर्ड फंक्शन था इसका। अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसको क्यों बोला जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ये कुछ ही सबस्टांसेस को परमिट करती है सेल के इनसाइड, इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, इनसाइड द सेल क्या होता है, इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट परमिट्स the entry of some selective nutrients into the cell and toxic substances out of the cell। ठीक है, तो इसका ये काम होता है, इसलिए इसको जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ फंक्शन इसका क्या है? इट प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर टू दी सेल। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं अब इसको मिटाऊंगी। ठीक है, फिफ्थ फंक्शन आता है इसका इट इज मोटाइल इन नेचर। क्यों मोटाइल इन नेचर होती है? क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को जब ये एंटर करती है, ठीक है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल और उसकी शेप और स्ट्रक्चर को क्या है, चेंज करने की क्षमता रखता है, कैपेबिलिटी होती है इसमें चेंज करने की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसलिए इसको मोटाइल इन नेचर भी बोला जाता है। ठीक है, सिक्स आता है हमारे पास कि जो गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी बॉडी में होती है वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, like what? CO2 and O2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मूव अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। कैसे होती है? जब आप जो है नोज से इनहेल करते हो ऑक्सीजन को, ठीक है, तो वो कहाँ चली जाती है? लंग्स में चली जाती है। ब्रीदिंग ऑर्गन हमारा कौन सा होता है? लंग्स होते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट रेस्पिरेशन कौन से लंग्स के पार्ट में आके होती है? एल्वेलाइज में होती है। ठीक है, तो एल्वेलाइज में क्या होता है? गैस की एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। अब वो एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होती है वो मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगी। ये मैंने ले लिया, सेल ले लिया, ठीक है, तो सेल ऑक्सीजन जो है नोज से आ गई, कहां पे आ गई? लंग्स में। कहां पे आ गई? लंग्स में। ठीक है, तो अंदर क्या है? कमी है ऑक्सीजन की सेल के अंदर। ठीक है, तो जब ये एंटर होगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी? जो वो O2 अंदर आई थी, ऑक्सीजन अंदर आई थी, वो किस में रिलीज हो जाएगी? एनर्जी में रिलीज हो जाएगी। किस में रिलीज हो जाएगी? एनर्जी में रिलीज हो जाएगी।
एनर्जी में रिलीज होने के बाद जो ये ऑक्सीजन थी यहाँ पे क्या ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी, CO2 की हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सचेंज ऑफ गैस होती है। तो जब एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाएगी तो CO2 की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होगी, तो फिर एक अंदर से कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाहर किसकी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऐसे ही जो है हमारी बॉडी में जो है गैस की एक्सचेंज होती है। तो गैस की एक्सचेंज होने के प्रोसेस को थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, डिफ्यूजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, डिफ्यूजन किसको बोला जाता है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ एनी सबस्टांस इज passes through the semi permeable membrane या selectively permeable membrane from the higher concentration to the lower concentration, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन की मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप, ये मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली है, क्या ली है मैंने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन की। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के बाहर ही है। ठीक है, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब ऑक्सीजन एंटर होगी, ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है ना, दिस इज द हायर कंसंट्रेशन एंड दिस इज द लोअर इनसाइड द सेल। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अनदर टर्म पे, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, exchange of water molecules through semi permeable membrane from the higher region of concentration to the lower region of concentration। ठीक है, पता चला आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होती है। यहाँ पे मैं डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी लिख लेती हूँ। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ एनी सबस्टांस, the movement of any substance passes through the semi permeable membrane from the higher to lower concentration, higher to lower concentration is called डिफ्यूजन। तो ये रही ऑस्मोसिस और ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन। और अब मैं आपको बताती हूँ मेन डिफरेंस। अब आपके मन में ये क्वेश्चन तो आया होगा कि दोनों तो सेम ही है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन सेम तो है, पर इसका एक मेन डिफरेंस जो है वो मैं आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी।
ठीक है बच्चों, ये मैं ले लेती हूँ, जैसे 2 टैंक लिए मैंने, ठीक है, वाटर के टैंक ले लिए मैंने। एक को मैंने खाली रखा और एक को मैं किससे फिल करूंगी, वाटर से फिल करूंगी। किससे फिल करूंगी, वाटर से फिल करूंगी। और यहाँ पे मैं कनेक्शन बना देती हूँ पाइप के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी की है, ठीक है। ये भरी हुई टैंक है पानी से, तो इसको जब मैं ट्रांसफर करूंगी खाली टैंकी की तरफ, तो ये प्रोसेस यहाँ पे किसका हो रहा है, बता सकता है कोई मुझे, डिफ्यूजन का। किसका हो रहा है, डिफ्यूजन का, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस जो है, जब मैं वाटर के साथ यहाँ पे NaCl या प्लस शुगर जो है ऐड करूंगी, जब मैं इसको ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगी, तो यहाँ पे जो है वाटर के साथ जो है साल्ट या फिर कोई और सबस्टांस जो है पास आउट होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी मैंने गलती से डिफ्यूजन लिख दिया था, ऑस्मोसिस, एंड दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन में कोई भी सबस्टांस जो है वाटर के साथ पास आउट होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और ऑस्मोसिस में जो है फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स ही पास आउट होते हैं, ठीक है। तो ये था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का मेन डिफरेंस, ठीक है। अब जो है मैं आपको बताऊंगी ऑस्मोसिस के 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, दूसरा है हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन, थर्ड है हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है बच्चों, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब भी सेल की आउटर साइड सराउंडिंग में जो है कंसंट्रेशन की किसी भी सोल्यूट की या फिर कोई भी सॉल्वेंट ले लो जैसे वाटर, उसकी कंसंट्रेशन आउटसाइड दी सेल ज्यादा हो, ऑस्मोसिस के प्रोसेस सेम ही होता है, वैसे सोल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ये हमने सेल ले लिया, सेल के सराउंडिंग में जो है वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। ले लो, मैं यहाँ पे 30 ले लेती हूँ और सेल के अंदर में जो है पानी की कंसंट्रेशन 10 रख लेती हूँ। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आउटसाइड दी सराउंडिंग ऑफ दी सेल क्या है, ज्यादा है, तो कैसे मूव करेगा, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। अब आता है हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जैसे में सेल के अंदर जो है पानी की कंसंट्रेशन क्या है, 10 है, और ये 30 ले लो, और आउटसाइड सेल जो है 10 ले लो, ठीक है। तो बाहर कंसंट्रेशन पानी की क्या है, कम है, क्या है बच्चों, कम है। तो जो है सबस्टांस मूव किस तरफ करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ। तो जब इनसाइड द सेल जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन मूव करे, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैंने सेल ले लिया, ठीक है, सेल ले लिया, सेल लेने के बाद जो है यहाँ पे जो है पानी की कंसंट्रेशन 10 है, यहाँ पे भी पानी की कंसंट्रेशन 10 है, तो यहाँ पे जो है कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी ऑस्मोसिस का प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे सेल की सराउंडिंग और सेल के अंदर बराबर कंसंट्रेशन हो, जहाँ पे इक्विलिब्रियम बने, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब इन सोल्यूशन में क्या होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब सेल के अंदर क्या बोलते हैं, सेल के सराउंडिंग में जब किसी भी फ्लूइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो जो सेल होगा वो कैसा होगा, स्वोलन होगा। क्या होगा, स्वोलन, फूला हुआ होगा। और
हाइपरटोनिक में क्या होगा, सेल जो है श्रिंक करेगा, ठीक है। और आइसोटोनिक में कुछ भी नहीं होगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। सेल के स्ट्रक्चर को इसमें कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आएंगी। अब इसके बाद आते हैं हम, दो टर्म है इंपॉर्टेंट है वो बच्चों, वो कौन कौन सी है, एंडोसिस्टोसिस और एक्सोसिस्टोसिस। एंडोसिस्टोसिस और एक्सोसिस्टोसिस। एंडो का मतलब आपको पता चल गया होगा, इनसाइड। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। ये पढ़ाने के बाद मैं आपको ना एक एक्टिविटी बताऊंगी, ठीक है, वो आप घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। एंडोसिस्टोसिस क्या होता है, सेल के अंदर एक ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जिससे सेल जो है फूड या अदर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करने की जो है कैपेबिलिटी रखता है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोसिस्टोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसिस्टोसिस। एक्सोसिस्टोसिस क्या होता है कि सेल के अंदर एक ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटी होती है सेम, ठीक है, जिससे वो जो है सेल के इंटरनल सब्सटेंसेस को जो सेल के लिए मतलब जरूरी नहीं होते उनको मूव आउट करने में हेल्प करता है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसिस्टोसिस, ठीक है। तो अब मैं एक्टिविटी 5.3 के बारे में आपको थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगी। ये हमारे ऑस्मोसिस के प्रोसेस में भी आ सकते हैं और उसके जो सोल्यूशन है उनके प्रोसेस की भी एक एग्जांपल होती है, वो मतलब ले सकते हो आप। आपने क्या करना है कि एग लेना है, क्या लेना है, अंडा लेना है। उसकी आपने जो है शेल को रिमूव कर देना है, शेल को क्या करना है, रिमूव कर देना है। अब आप उसको रिमूव कैसे करोगे, शेल को आपने जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, ठीक है। उसको आपने किस पे डाल देना है, शेल के ऊपर। शेल के ऊपर आप जब डालोगे तो वो क्या कर जाएगा, रिएक्ट करेगा और जो है वो गायब हो जाएगा वहां से। अब गायब कैसे होगा, रिएक्शन होगी, क्योंकि जो शेल बना होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये रिमूव करने के बाद आपने जो दो कंटेनर लेने हैं, ठीक है। एक में आपने क्या करना है, प्योर वाटर लेना है और दूसरे में प्योर वाटर के साथ सोडियम या फिर शुगर लेना है, ठीक है। जब आप प्योर वाटर में इसको डालोगे शेल रिमूव करने के बाद 5 मिनट के बाद आपने देखना है तो जो सेल, जो ये मतलब सेल ही है, ठीक है, तो ये क्या हुआ होगा, स्वेल हुआ होगा, ठीक है। स्वेल क्यों हुआ होगा, क्योंकि जो कंटेनर के अंदर जो है सेल के सराउंडिंग में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, पानी की, ठीक है। इसलिए जो है ये शेललेस जो एग है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने प्योर वाटर के साथ जो है सोडियम और शुगर के साथ कोई भी ऐड करके जब आप लोगे, सेम प्रोसेस करना है। 5 मिनट के बाद आपने चेक करना है तो जो ये शेललेस एग था वो किस तरह का होगा, ऐसे श्रिंक किया होगा। श्रिंक क्यों किया हुआ, क्यों होगा, क्योंकि जो पानी मतलब कंटेनर के अंदर पानी के साथ जो थी और भी सबस्टांस क्या थे, मिक्स किए हुए थे, ठीक है। तो सेल क्या होगा, सेल के अंदर जो है सेल की सराउंडिंग में जो है पानी की कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी, तो इसलिए सेल क्या होगा, श्रिंक होगा। तो ये थी एक्टिविटी हमारी, इसको आप घर पे नहीं करना है, घर पे आप एक्टिविटी कर सकते हो एप्रिकॉट या किशमिश को लेके, ठीक है। सेम प्रोसेस करना, ठीक है। एक को प्योर वाटर में डाल देना और एक को जो है आप सोडियम या शुगर मिला के देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। वो किशमिश का जो है स्वेल हो जाता है दाना, ठीक है। तो ये मैंने कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको आज बताया। तो कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। तो बच्चों समझ आई आपको, होप सो आई होगी, ठीक है। तो हम कंटिन्यू ऐसे पढ़ते जाएंगे।
होप सो आपको समझ आई हो। अगर नहीं भी आई होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।